हर एक नीट एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि उसकी हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग फुल तैयारी हो चुकी है। बट आप अगर एक नीट एस्पिरेंट हो तो आपको सच में ऐसा लगता है? आपको खुद के ऊपर सच में इतना कॉन्फिडेंट है? तो चलिए आज देखते हैं। ये मैं नीट की सीरीज़ स्टार्ट करे हुए 6 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 7th नंबर का पार्ट है और पर्टिकुलरली डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस एंड क्रोमोजोम से रिलेटेड है। तो आपको बस एक काम करना है, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी उस पेज को पॉज करना है, उस वीडियो को पॉज करना है और आपको मेरे आंसर देने के पहले ही आपको आंसर देना है। अगर आपने वो आंसर दे दिया तो मैं ये समझूंगी और आप अपना स्कोर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस टैकल किए हैं, कितने आपके रॉन्ग आए हैं और कौन से आपके रॉन्ग आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो 3-4 क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, इजीली आप स्कोर कर सकते हो, यानी कि आपका मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने वो ऐड किए हैं। बट उसके बाद जैसे जैसे ही स्टेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोलस इज़ प्रेजेंट इनसाइड दी। अब जिन भी बच्चों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है उनको डेफिनेटली ये पता होगा कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल था। आई होप सो बहुत सारे बच्चों ने एग्जैक्ट यही आंसर चूज़ किया हो। सेकंड क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? क्या ये प्रोटीन बनाता है? क्या ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है? क्या ये एटीपी सिंथेसिस करता है या फिर लिपिड सिंथेसिस करता है? हमें आंसर ऑलरेडी पता है कि ये सिर्फ राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। बट सिर्फ हमें आंसर देखने से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हर एक ऑप्शन उससे रिलेटेड आंसर देखना है। यानी कि अगर यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन है तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है दैट इज़ नोन एज पेप्सिन। ठीक है, वो करता है प्रोटीन का डाइजेशन। एटीपी कौन बनाता है? एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, लिपिड सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है? कौन कर रहा है? लिपिड सिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि सिर्फ हमें आंसर नहीं तो ऑप्शंस पे भी नज़र देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड व्हाट? ठीक है, न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसोम को बोला जाता है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ DNA। यानी कि DNA जिस फ्रेगमेंट में पैक किया जा रहा है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो अब ये पैक कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है हिस्टोन प्रोटीन में। कहाँ किया जा रहा है? हिस्टोन प्रोटीन में। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीट 2023 में पूछा गया है, ये 22 एंड ये पूछा गया 21। यानी कि हर साल न्यूक्लियस से रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। The DNA in eukaryotic cell is packed with histone protein to form। किस चीज़ को फॉर्म करने के लिए ये जो DNA है यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है? अब भी इस क्वेश्चन में हमने देखा था क्या पूछा है? न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है? जिसमें DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन हो। तो इसमें क्या पूछा गया है कि DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन जो बाइंड कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? यानी कि वो जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन को जो बाइंड कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, और इस क्वेश्चन में DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन को जो बाइंड किया जा रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? दैट इज़ न्यूक्लियोसोम। सी, देख सकते हो आप कि हर एक क्वेश्चन सिर्फ फ्लिप करके पूछा गया है, सिर्फ फ्लिप करके, और आप ईयर भी देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? अब इसमें देखो क्रोमोसोम भी है, क्रोमैटिन भी है, न्यूक्लियोइड भी है और क्रोमैटिड भी है। अब इतने सारे मतलब सिमिलर ही साउंड कर रहे होंगे, बट आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, सॉरी न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, और क्रोमैटिन क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो हर किसी ने देखा हो, ऐसा। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है? क्रोमैटिन मतलब होता है एक सिंगल थ्रेड, यानी कि ये जो क्रोमोसोम बनाने वाली एक थ्रेड है उसी थ्रेड को बोला गया है क्रोमैटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमैटिड क्या होता है? अब क्रोमैटिड मतलब ऐसी 2 थ्रेड्स, यानी कि ये एक थ्रेड हुई, एक मिनट,
यहाँ देखिए, यानी ये एक थ्रेड हुई और उसी थ्रेड को लग के यहाँ पर एक और थ्रेड है। ये फुल्ली क्रोमोसोम नहीं बना है अब तक। सबसे पहले क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन से क्रोमैटाइड बनता है और यही क्रोमैटाइड से क्या बनता है फिर, क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए का ही स्ट्रक्चर होता है, बट किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो ये एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिबल कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है ये विजिबल हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है। अब ये स्ट्रक्चर ज़्यादा विजिबल होगा तो ऑब्वियसली उसको क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम बोला जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा। न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर छोटा पार्ट प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम सिंथेसिस करता है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम, उसकी डायग्राम मैंने यहीं पर ऐड कर दी है, ये क्रोमोसोम है। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, अभी मैंने बताया था, यहाँ देखिए न्यूक्लियोसोम, इस क्वेश्चन में देखिए कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को पैक कर रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन मैंने यहाँ पर बता दिया, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ क्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2020 में पूछा गया है, द सेंट्रोमर्स डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू। अब जो सेंट्रोमर है, अब ये सेंट्रोमर क्या होता है पहले ये जानिएगा। ये जो सेंट्रोमर है, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है क्रोमोसोम को इनटू 2 डॉटर सेल में। तो ये कौन से थ्रेड से डिवाइड कर रहा है या फिर कौन से पार्ट से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या 2 क्रोमैटिड से, क्या 2 टेलोमर से, क्या 2 न्यूक्लियोसोम से, क्या 2 न्यूक्लियोली से। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जानते हैं। क्रोमैटिन जो आपने अभी देखा है, टेलोमर मतलब ये जो पार्ट है, ये जो लोअर रीजन का पार्ट है जो बाइंड कर रहा है, दैट इज़ नोन एज टेलोमर्स। एंड न्यूक्लियोसोम भी हमने अभी देखा था। नेक्स्ट न्यूक्लियोली मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोलस का ही कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, न्यूक्लियोलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 क्रोमैटिड। ठीक है। नेक्स्ट, द काइनेटोकोर इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड एट। अब काइनेटोकोर का मतलब क्या होता है, काइनेटोकोर मतलब जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग्जैक्टली इस लोकेशन पे जो 2 क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को, जो 2 क्रोमैटिड स्ट्रक्चर को बाइंड करता है, चिपकाता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वो स्ट्रक्चर कहाँ पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड होता है सेंट्रोमर। सेंट्रोमर मतलब होता है सेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट। नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमैटिड आर जॉइंट टुगेदर एट। अब जो सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट हो रही है, देखिए दोनों क्वेश्चन कोरिलेटेड है। एक नीट 2019 में आया है और एक नीट 2018 में आया है, दोनों कोरिलेटेड है। दैट इज़ इसमें काइनेटोकोर पूछा गया है, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट पूछा गया है, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक नाम यूज़ किया गया है। तो ये इसका नाम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेंट्रोमर। क्यों इसका आंसर सेंट्रोमर होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सिस्टर क्रोमैटाइड आर जॉइंट टुगेदर, यानी कि ये जो सिस्टर क्रोमैटाइड है, ये 2 सिस्टर क्रोमैटाइड अगर इकट्ठा एक जगह पर जॉइंट हो रही है तो उस जॉइंट लोकेशन को क्या बोला जाता है, दैट जॉइंट लोकेशन इज नोन एज सेंट्रोमर्स। ऐसे याद रखिए कि सी से सेंट्रल में प्रेजेंट है, दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेज इज। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जब सेल डिवीजन की बारी आती है। इंटरफेज मतलब क्या होगा, सेल डिवीजन का फेज स्टार्ट हो चुका है, उस टाइम पे जो शो होता है दैट इज़ नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है, वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है जो मैंने बताया था, क्रोमैटिन वाला मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। अब ये आपको डायरेक्टली रटने वाला क्वेश्चन है। कुछ बायो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रटने ही पड़ते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन है कि हिस्टोन प्रोटीन किस चीज़ से बना है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो ये रहे हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कंटेंट क्या है, तो कंटेंट होता है लाइसिन एंड एर्जिनिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ। न्यूक्लियोलस
किस चीज़ के लिए फेमस है? न्यूक्लियोलस आरएनए बनाने के लिए फेमस है। वो भी यहाँ पर आरएनए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रहा है, आरएनए। डीएनए तो हो ही नहीं सकता, प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं, लिपिड सिंथेसिस नहीं, यानी कि सिर्फ क्या बना रहा है वो, आरएनए सिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2021 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर? नॉन मेम्ब्रेनस मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा होगा? वो होगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइजोम के पास भी खुद का मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेनस है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस है, एक न्यूक्लियोलस है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार। ठीक है, इसका आंसर आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूक्लियर एनवेलप इज, अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर एनवेलप कैसा दिखता है? क्या सिंगल मेम्ब्रेन होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ट्रिपल मेम्ब्रेन? ट्रिपल मेम्ब्रेन तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉन मेम्ब्रेनस भी नहीं, यानी कि ये कौन सा है? डबल मेम्ब्रेनस, जिसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर एंड देयर इज वन मोर दैट इज इनर। ठीक है, नेक्स्ट, which structure is rich in RNA and protein and lacks a surrounding membrane? अब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास आरएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बट जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है? दैट इज़ ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस। क्यों? क्योंकि गोल्गी बॉडी के पास प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है बट आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। लाइजोसोम के पास तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, पेरोक्सिसोम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो सिर्फ एक बचा, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पोर्स आर इन्वॉल्व इन, अब न्यूक्लियर पोर्स क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर पोर्स, और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोई भी पार्टिकल को इन एंड आउट करने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर इन्वॉल्व किस चीज़ में होते हैं? ये होते हैं एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो इसको न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर भेजा जाता है। बाहर मतलब कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में अगर कोई पार्टिकल्स है तो उनको एंट्री दी जाती है कहाँ पर? न्यूक्लियोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग, अब जब सेल डिवीजन का फेज चलता है, उस सेल डिवीजन के फेज के टाइम पे कौन से फेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं? यहाँ पर पर्टिकुलर पूछा गया है न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है कौन से फेज में। अब इन फेजेस को याद रखना है, तो शॉर्ट फॉर्म है कि पी मैट, आप याद रखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, तो फर्स्ट जो पी फेज होगा, यही पी फेज में न्यूक्लियस को डिसअपियर किया जाता है, न्यूक्लियोलस को डिसअपियर किया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेज। यहाँ पर देखिए नीचे डायग्राम भी दी गई है। इंटरफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। प्रोफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया है। मेटाफेज में टोटली डिसअपियर हो गया है, एंड टेलोफेज में अगेन वो रीअपियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर्स थ्रू, अभी मैंने बताया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आरएनए, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोलस के इन बिटवीन, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके थ्रू हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। क्यों? क्योंकि स्क्लेडन एंड शॉन इज़ रिलेटेड टू सेल थियरी। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट किस चीज़ से रिलेटेड थे? सेल थियरी से रिलेटेड। रुडोल्फ विर्चो जो है, ये विर्चो भी सेल थियरी से रिलेटेड थे, बट इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इज़ ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, विच मीन्स ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेली एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? कौन सी ऑर्गेनेली होती है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ, अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है? क्या लिपिड से? बिल्कुल भी नहीं। क्या राइबोसोम से? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। फोटोसिंथेसिस से? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन से? ये भी नहीं। यानी कि हमारी जो पॉसिबिलिटी थी दैट इज़ राइबोसोम बायोजेनेसिस, राइबोसोम का फॉर्मेशन करना, उससे रिलेटेड कौन है? न्यूक्लियोलस है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग,
दोबारा से पूछा गया ये क्वेश्चन, किस इसमें डिसअपियर होता है, प्रोफेज में। नेक्स्ट, सिस्टर क्रोमेटाइड आर जॉइंट टुगेदर, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिस्टर क्रोमेटाइड किससे जॉइंट होते हैं, ये होते हैं सेंट्रोमर से। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलस इज़ द साइट ऑफ, कितनी बार आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है, आरएनए सिंथेसिस कर रहा है एंड राइबोसोम बना रहा है। द न्यूक्लियर एनवलप इज़, न्यूक्लियर एनवलप कैसा होता है, ये होता है डबल मेम्ब्रेन विथ पोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर पोर आर इन्वॉल्व इन, न्यूक्लियर पोर इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज में बिटवीन किसके, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। विच स्ट्रक्चर इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, कौन सा स्ट्रक्चर आरएनए एंड प्रोटीन से रिच होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस। द सेंट्रोमर डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू, सेंट्रोमर किस में डिवाइड करता है, दैट इज डिवाइड करता है टू क्रोमेटिड में। ये जो टू क्रोमेटिड है इसको ये सेंट्रोमर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग। अब ये समझने के पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्रोफेज के 5 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से वो 5 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, ये जो प्रोफेज है इसके मैं 5 स्टेजेस लिखने जा रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है दैट इज लिप्टोटीन, उसके बाद आता है जाइगोटीन, उसके बाद आता है पैकेटीन, नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन एंड लास्ट आता है दैट इज डाइकाइनेसिस। अब जो जाइगोटीन स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है साइनेप्सिस। ये जो पेयर हो रहे हैं आप देख पा रहे हो, दैट इज़ नोन एज साइनेप्सिस। और इसी पेयरिंग को मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसीलिए जाइगोटीन जो है, ये जाइगोटीन इसका करेक्ट आंसर है। बट बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेज लिप्टोटीन, लिप्टोटीन के बारे में, लिप्टोटीन में क्रोमोसोम सिर्फ विजिबल होते हैं, पेयरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई होती है, इसलिए साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनता। ठीक है। नेक्स्ट, पैकेटीन क्यों नहीं, क्योंकि पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। बहुत स्टूडेंट इसी ऑप्शन को मार्क कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट को पैकेटीन ही लगता होगा, बट पैकेटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यही पर बनता नहीं है, बल्कि पहले से ही प्रेजेंट होता है। जो पैकेटिंग स्टेज है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब डिप्लोटीन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिप्लोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं और चियास्मेटा विजिबल होते हैं, यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा होता है, इसीलिए डिप्लोटीन जो है ये इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर है जाइगोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द साइकिल। अब इतनी साइकिल्स है जिसमें M, G1, S, G2 फेजेस होते हैं। अब S फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। ठीक है, इसका ऑलरेडी आंसर हमें पता है कि S फेज है, बट आज हम ये जानेंगे कि G1, G2, M फेज क्यों नहीं आ सकता। तो G1 फेज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि G1 फेज में सेल ग्रो करता है और प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, प्लस सेल क्या कर रहा है, सेल बना रहा है प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, G2 फेज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि G2 फेज में सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, G2 फेज में कौन सा, एक मिनट, हाँ ओके, G2 फेज में क्या हो रहा है, सेल किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है, सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन पहले भी कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, इसमें क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन ये पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है।
नेक्स्ट आता है एम फेज़। एम फेज़ क्यों नहीं, क्योंकि एम फेज़ में एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ, सेल डिवीज़न हो रहा है इसमें, और डीएनए कॉपी नहीं होती है बल्कि क्रोमोसोम डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न हो रहा है तो जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि सिर्फ एक ही फेज़ बचा, दैट इज़ एस फेज़। और एस फेज़ में ही डीएनए रेप्लिकेट होता है और पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन परफॉर्म होता है सेल साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट इन, और इसका आंसर है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, मेटाफेज होगा। पर बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो प्रोफेज क्यों नहीं है, पहले ये जानते हैं। क्योंकि प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर जो है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्म हो रहे हैं। एनाफेज क्यों नहीं, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल के टूवर्ड चले जाते हैं हाफ इन अमाउंट में। ठीक है, यहाँ पर लिख के रख देती हूँ मैं कि ये जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और कहा जा रहे हैं टूवर्ड्स द पोल। नेक्स्ट ऑप्शन है टेलोफेज। टेलोफेज क्यों नहीं, क्योंकि टेलोफेज में क्रोमोसोम पोल तक पहुंच जाते हैं और नए न्यूक्लियाई फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टेलोफेज में क्या हो रहे हैं, टू सेपरेट न्यूक्लियाई फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सिर्फ अलाइनमेंट हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एम से आप मिडल याद रख सकते हो, एम से मिडल, यानी कि एम से मिडल फेज में एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइनमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड। ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ इसी वर्ड को मेंशन किया जाता है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन स्टेज होता क्या है। जब कोई सेल, बोल रही हूँ कि जब कोई सेल टेम्पररी या परमानेंटली सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है और डिवाइड नहीं करता है, तब वो जी नॉट फेज़ में एंटर करता है। कौन से फेज़ में, जी नॉट फेज़ में एंटर करता है। कब, जब किसी सेल को डिवाइड नहीं करना होता है उस टाइम पे। तो इसीलिए जी नॉट फेज़ को और एक वर्ड है दैट इज़ नोन एज रेस्टिंग फेज़। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन फेज़ को रेस्टिंग फेज़ भी कहा जाता है। अब G1 फेज़ क्यों इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, इसका आंसर तो जी नॉट फेज़ ही है, ये हम समझ चुके हैं। G1 फेज़ क्यों नहीं हो सकता ये जानते हैं, क्योंकि G1 फेज़ एक्टिव ग्रोथ फेज़ है और इसमें सेल प्रोटीन और ऑर्गेनेलीज, ये जो फेज़ है G1 फेज़ में प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलीज बन रही होती है। ठीक है, इसमें लिख के रख देती हूँ मैं, इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहे हैं प्रोटीन प्लस ऑर्गेनेलीज। ठीक है, नेक्स्ट एस फेज़ क्यों नहीं, क्योंकि एस फेज़ में क्या हो रहा है, एस फेज़ में अभी बताया था, एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। अब G2 फेज़ में क्या हो रहा है, G2 फेज़ में सेल माइटोसिस की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, इसमें लिख के रख रही हूँ मैं, दैट इज़ सेल क्या कर रहा है, माइटोसिस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, इसलिए G2 फेज़ नहीं आता है। सिर्फ हमें ये पूछा गया था क्वेश्चन स्टेज कौन से फेज़ में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ जी नॉट और रेस्टिंग फेज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टर क्रोमैटाइड सेपरेट ड्यूरिंग विच फेज़। इसके पहले वाले इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सिस्टर क्रोमैटाइड कहाँ पर सेपरेट हो रही है। चलिए देखते हैं कि जो सिस्टर क्रोमैटाइड है ये कहाँ पर सेपरेट।
तो माइटोसिस में जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, तब सिस्टर क्रोमैटाइड अपोजिट पोल के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देती है। और ये जो इवेंट है, ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ एनाफेज में ही होता है। प्रोफेज में क्या हो रहा है? प्रोफेज में जितने भी क्रोमोसोम हैं ये क्या हो रहे हैं? ये कंडेंस हो रहे होते हैं, और प्लस ये जो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, सॉरी स्पिंडल फाइबर जो है, ये स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो जाता है मूविंग करने के लिए। नेक्स्ट जो मेटाफेज है, ये मेटाफेज में क्या हो रहा है? मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटोरियल रीजन पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे मूव होना स्टार्ट हो जाता है, अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो टेलोफेज है, टेलोफेज में क्रोमोसोम ऑलरेडी पोल्स पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी पोल्स पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए ना ही इसका आंसर प्रोफेज होगा, ना ही मेटाफेज और ना ही टेलोफेज। इसमें पूछा गया था सिस्टर क्रोमैटाइड जो है ये सेपरेट कब हो रही है, सेंट्रोमियर कब उसको खींच रहा है टूवर्ड्स द पोलर रीजन, दैट इज इन एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइटोसिस बट नॉट फॉर मियोसिस? माइटोसिस के लिए वो सही है, मियोसिस के लिए वो गलत है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो माइटोसिस का मेन फंक्शन जो है, ये मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ग्रोथ शो करना, ठीक है, ग्रोथ प्लस रिपेयर करना। कोई भी हमारे बॉडी के पार्ट अगर डैमेज हो चुके हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस चलती है। इसलिए माइटोसिस के बाद बनने वाली जो डॉटर सेल है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। पर जब मियोसिस की बात कर रहे हैं तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है क्रॉसिंग ओवर और इसमें हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से जो जेनेटिकली आइडेंटिफाइड डॉटर सेल जो है वो टोटली डिफरेंट शो करती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर डी है, हमें ये नीचे भी दिख रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, क्योंकि ये माइटोसिस में ही हो रहा है, मियोसिस में नहीं हो रहा है। बट बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं? क्योंकि इसमें देखिए बोला गया है कि साइनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। ये जो साइनेप्सिस है ये मियोसिस वाली प्रोसेस है, माइटोसिस वाली नहीं है। क्रॉसिंग ओवर भी मियोसिस वाली प्रोसेस है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोमल नंबर जो है ये 2n से रिड्यूस होके n हो जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में ही होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। माइटोसिस में एक ही प्रोसेस होती है जिसमें ग्रोथ एंड रिपेयर शो करने वाले जो सेल्स हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर जिस लोकेशन पे अटैच है उस लोकेशन को क्या बोला जाता है? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को पुल करने के लिए अटैच होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अटैच होते कहाँ है? तो आंसर है काइनेटोकोर रीजन पे वो अटैचमेंट शो होता है। अब काइनेटोकोर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमेर पर प्रेजेंट रहता है और स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट पॉइंट की तरफ काम करता है, ठीक है। जानिए कि ये जो काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर सेंट्रोमेर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेर पर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? काइनेटोकोर ही होगा। बट बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं। फर्स्ट दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से सेंट्रियोल पर अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखिए कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम से सेंट्रियोल पर अटैच डायरेक्टली नहीं होते हैं, ये अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है। नेक्स्ट ये जो क्रोमोसेंटर्स है, ये क्रोमोसेंटर्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि क्रोमोसेंटर्स जो है ये हेट्रोक्रोमैटिन को कंडेंस
एक हेट्रोक्रोमेटिन का कंडेंस रीजन होता है, इसका स्पिंडल अटैचमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। यहाँ लिख के रखती हूँ मैं, ये क्या है, ये है एक हेट्रोक्रोमेटिन का कंडेंस रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन, कंडेंस्ड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रोमोमेर क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्रोमोमेर जो है ये क्रोमोसोम पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्पिंडल अटैचमेंट साइट नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल अटैचमेंट साइट नहीं है, स्पिंडल अटैचमेंट साइट सिर्फ एक ही है, दैट इज़ काइनेटोकोर। तो आंसर क्या होगा इसका, काइनेटोकोर। ये है आपके, देखिए यहाँ पर, ये है आपके स्पिंडल फाइबर्स और ये है आपका काइनेटोकोर। और अगर मैं सेंट्रोमियर की बात करूँ तो ये जो है ये है सेंट्रोमियर, पर ये है काइनेटोकोर जहाँ पर वो अटैचमेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, meiosis has evolutionary significance because it produces। अब meiosis के पास इतना ज़्यादा पावर क्यों है कि वो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है, और क्यों कर पा रहा है, सिग्निफिकेंस पूछे गए हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है रिकॉम्बिनेशन। बट रिकॉम्बिनेशन को अगर हम ध्यान से पढ़े और अदर ऑप्शन पे नज़र डालें तो वो क्यों नहीं है, ये देखते हैं। तो इवोल्यूशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ आता है क्रॉसिंग ओवर से, यानी कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से। इसीलिए करेक्ट आंसर है रिकॉम्बिनेशन। पर 4 सेल क्यों नहीं, क्योंकि मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, लेकिन इवोल्यूशन का रीज़न 4 सेल बनाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट गैमेट्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस का फंक्शन है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं। और जो हैप्लॉइड सेल है वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हैप्लॉइड सेल क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वेरिएशन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो कि ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। अब लॉन्गेस्ट फेज में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज है, दैट इज़ G1 फेज। बाकी के फेजेस क्यों नहीं है, देखिए, जब सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज जो होता है ना वो इंटरफेज होता है, और इंटरफेज के अंदर सबसे लंबा फेज अगर कोई है तो वो G1 फेज है। ठीक है, यहाँ लिख के रखती हूँ मैं, कौन सा है वो, इंटरफेज है, और इंटरफेज में भी अगर कोई है दैट इज़ G1 फेज। अब G1 फेज में सेल एक्टिवली ग्रो करता है, प्रोटीन बनाता है और नेक्स्ट फेजेस के लिए प्रिपेयर करता है, इसलिए G1 फेज सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। S फेज क्यों नहीं, यहाँ देखिए, ये जो S फेज है ये S फेज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि S फेज में DNA रेप्लिकेशन होती है, लेकिन ड्यूरेशन G1 से कम होता है। यहाँ लिख के रखती हूँ मैं, S फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर DNA जो है ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है, पर ड्यूरेशन कम होती है। G2 फेज क्यों नहीं, क्योंकि G2 फेज प्रिपरेटरी फेज है, ये काइंड ऑफ कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। ठीक है, इसमें बोला जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन वाला फेज़ है। ठीक है, प्रिपरेशन फेज़। और जो एम फेज़ है वो एम फेज़ माइटोसिस एक्चुअली सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज़ कहा जाता है। ठीक है, एम फेज़ को ये शॉर्टेस्ट फेज़ है, शॉर्टेस्ट फेज़। तो इस हिसाब से सिर्फ एक ही फेज़ हुआ, दैट इज़ G1 फेज़, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग विच फेज़। अब कौन से फेज़ में ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसोल्यूशन शो कर रहा है, इसका आंसर तो डिप्लोटीन ही है, बट डिप्लोटीन क्यों है और बाकी के क्यों नहीं है ये देखते हैं। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, डिप्लोटीन है, बट चलिए एक बार प्रोफेज़ 1 को दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। कौन कौन से फेजेस थे, एक था लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ऐसे 5 फेजेस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं।
अब जो ज़ाइगोटीन है वो ज़ाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कौन से फेज़ में हो रहा है वो? ज़ाइगोटीन में हो रहा है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और डिप्लोटीन जो है ये डिप्लोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। इसी स्टेज में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। देखिए सबसे पहले ये फेज़ हुआ, उसके बाद ये, और इस फेज़ में क्या हो रहा है, ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? डिप्लोटीन है। लिप्टोटीन क्यों नहीं है? क्योंकि लिप्टोटीन में क्रोमोसोम सिर्फ विजिबल होते हैं, इसमें सिर्फ विजिबल हो रहा है क्रोमोसोम, ठीक है। और जो ज़ाइगोटीन है, ज़ाइगोटीन में क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्म होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड जो पैकेटीन है, पैकेटीन में क्या हो रहा है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर फॉर्म हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। पर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो डिप्लोटीन स्टेज है, वो डिप्लोटीन स्टेज में ही वो जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसोल्यूशन शो करता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ डीएनए? ठीक है, अब जो इसका आंसर है, इसका आंसर तो एस है, ठीक है। G1 G2 MQ नहीं होता है। अब पहले तो ये जानिए कि एस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एस का फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज, ठीक है, यहाँ लिख के रख रही हूँ मैं। इसका फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज। इसी फेज में इसी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है और डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या हो रही है? यहाँ हो रही है रेप्लिकेशन और कंटेंट डबल हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या है? पूछा क्या गया? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट कहाँ हो रहा है? सिर्फ एस फेज में हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ये है। बट G1 क्यों नहीं है? क्योंकि G1 में सेल ग्रो करता है और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ सेल ग्रोथ शो कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। G2 फेज में सेल माइटोसिस की प्रिपरेशन कर रहा है। किसकी प्रिपरेशन? माइटोसिस की प्रिपरेशन कर रहा है। और बचा जो M फेज है, ये M फेज में सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड हो रहा होता है और डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ सेल डिवाइड होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हुआ? एस फेज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम आर मैक्सिमम कंडेंस एंड देयरफॉर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग। अब क्रोमोसोम जब बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कौन सा स्टेज ऐसा है जिसमें हम उन क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, विजिबल हो सकता है, बहुत अच्छे से स्टडी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जो माइटोसिस है, माइटोसिस में क्रोमोसोम ग्रेजुअली कंडेंस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज में होती है। कौन से फेज में होती है? ये होती है सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में। अब इसी वजह से क्रोमोसोम सबसे क्लियरली दिखते हैं और यही रीज़न है कि साइंटिस्ट कैरियोटाइपिंग के लिए मेटाफेज क्रोमोसोम यूज़ करते। कैरियोटाइपिंग मतलब स्टडी करना, ठीक है। ये जो फर्स्ट प्रोफेज है, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, मैक्सिमम नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो रही है बट मैक्सिमम नहीं हो रही है। एनाफेज में क्रोमोसोम ऑलरेडी सेपरेट होके पोल्स की टूवर्ड्स जा चुके हैं, टूवर्ड्स दी पोल जा चुके हैं, ठीक है, टूवर्ड्स पोल जा चुके हैं ये। टेलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या हो रहे हैं? कंडेंस स्टार्ट हो जा रहे हैं, यानी कि ये भी फेज़ नहीं हुआ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज़ ऐसा है जिसमें यहाँ देख सकते हो मैंने डायग्राम्स भी मेंशन की है, जिसमें मेटाफेज़ जो है इसमें अलाइनमेंट शो होती है, पूरा का पूरा इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर अलाइनमेंट होती है और वो सिर्फ हो रही है मेटाफेज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब इतनी बार हमने ये चीज़ को पढ़ा है अब तक कि अब हमें आंसर रटा रटाया हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ होता है एनाफेज में। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज में नहीं हो सकता। क्रोमोसोम सेपरेट सिर्फ और सिर्फ कौन से फेज में होते हैं? एनाफेज में ही होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेज। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
इंटरफेज में कौन सा पार्ट लाई नहीं करता है, दैट इज एम फेज लाई नहीं करता है। नेक्स्ट, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ स्पीशीज इज 12, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स गैमेट्स। कितना होगा, हाफ होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कौन सा डिवीजन है ये, रिडक्शन डिवीजन है। अब रिडक्शन डिवीजन में 12 थे तो अब कितने होंगे, वो हो जाएंगे 6, यानी कि आंसर क्या होगा इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के बारे में भी, जिसको हमने क्वेश्चन फेज बोला था, अब इसमें क्या बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्या डीएनए सिंथेसिस हो रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। सेल प्रिपेयर हो रही है क्या डिवीजन के लिए, ये भी नहीं हो रहा है। सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो डिवाइडिंग, बताया था कि इसमें डिवीजन जो है ये डिवीजन प्रोसेस नहीं होता है। इसको रेस्टिंग फेज भी बोला गया है, रेस्टिंग फेज बोला गया है। जी नॉट फेज या फिर क्वेश्चन फेज, ऐसे 3 नाम थे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 चियास्मेटा इज विजिबल। चियास्मेटा क्या होता है, यहाँ देखिए कि ये जब सिस्टर क्रोमेटाइड जॉइंट होते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये जो 2 सिस्टर क्रोमेटाइड्स के पेयर्स हैं वो जॉइंट हो जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट इज़ नोन एज चियास्मेटा। चियास्मेटा कौन से स्टेज में विजिबल होता है, चियास्मेटा डिप्लोटीन स्टेज में विजिबल होता है। ठीक है, डिप्लोटीन के बारे में इतनी बार नीट में क्वेश्चन आए हैं, इतनी बार कि आपको डिप्लोटीन पूरा रटा रटाया होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप भूल जाओ, डिप्लोटीन को आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस को हमने पढ़ा ही इस वे से है कि ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मियोसिस में कितने डॉटर फॉर्मेशन होगा, 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट 4 डॉटर में भी, यहाँ देखो 2 ऑप्शन कट हो गए, बट 4 डॉटर में भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का। अब ये कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे क्या, डिप्लॉइड बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये होते हैं हमेशा हैप्लॉइड रीजन में ही, 4 डॉटर सेल इन हैप्लॉइड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम जॉइन दी ओगैजाकी फ्रैगमेंट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओगैजाकी फ्रैगमेंट जो है, अब इतना डिटेल में नीट में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट आप स्टिल, आपको ज़रूरत है कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आता है डीएनए लाइगेज के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, कि जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शंस एक और बार एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हेलिकेज क्या होता है, पॉलीमरेज क्या होता है, टोपोआइसोमरेज क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स टूवर्ड्स द पोल। अब टूवर्ड्स द पोल के रीजन में कौन सी मूव्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, ऑब्वियसली सिस्टर क्रोमेटाइड जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रोमर ऑलरेडी इसका पार्ट है। न्यूक्लियाई यानी कि 2 सेपरेट रीजन फॉर्म होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सिस्टर क्रोमेटाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल। अब कौन सा ऐसा फेज़ है जिसमें सेल के प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, वो फेज़ होता है साइक्लिन्स फेज़। क्योंकि आप इसमें देखिए, ये तो ऑर्गेनली है, ये भी ऑर्गेनली है, सेंट्रोजोम्स तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि सिर्फ साइक्लिन फेज़ ऐसा है जिसमें प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल को कंट्रोल किया जा रहा है।